कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके टॉपिक्स देखेंगे। देखो कॉमर्स फॉर मतलब इस सब्जेक्ट में फाइनेंस फॉर एवरीवन में कई सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी जो इतने टाइम में कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ऐसी चीज़ें जो इतने टाइम में इजीली आपको समझ में आ जाए, आप एक अच्छा आंसर, इफेक्टिव आंसर बना के लिख सको, उतनी चीज़ें यहाँ पे उठाई हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चंस निकाले हैं और उसे मतलब अच्छे से अरेंज किया है सारी चीज़ें, तो जितनी आपकी हेल्प हो सकती थी मैंने आपको इस वीडियो में करके दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो और चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भाई बंधु या बहन मतलब 12th क्लास में हो, कॉमर्स में हो, तो उसे एक बार इस चैनल को शेयर कर देना, ठीक है। तो आज का मैं थोड़ा एक टारगेट रखता हूँ 100 लाइक्स का, देखते हैं ये पूरा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है बहुत ज़्यादा। देखो स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग बजट एंड इट्स बेनिफिट। एक सेकेंड, हमें पूछा है कि बजट और उसके बेनिफिट के बारे में। बजट क्रिएट करने का पहली बात तो हमें स्टेप्स पूछा है कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं बजट क्रिएट करने का। तो सबसे पहले आप समझो बजट क्या होता है। देखो बजट मतलब बजट एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इनकम को, अपने एक्सपेंसेस को, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अच्छा, अपने घर का एक बजट बनाते होंगे महीने के आखिर में या 7 तारीख को जब भी सैलरी मिलती होगी, तो जब भी आपके माता पिता एक बजट बनाते होंगे उसमें ये लिखते होंगे कि आधी सैलरी यहाँ पे जाएगी, आधी सैलरी यहाँ पे जाएगी, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ खर्च होगा, ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो क्या बनाते हैं, एक बजट बनाते हैं, ठीक है। तो बजट ये होता है, ये समझ में आ गया। अब पहली बात यह है कि बजट क्रिएट कैसे करना है, मतलब बजट क्रिएट करने का जो स्टेप्स होते हैं कौन कौन से यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला स्टेप होता है लिस्ट इनकम, ठीक है। लिस्ट इनकम, आपको जो इनकम कहाँ कहाँ से आने वाली है, किस किस की आने वाली, 4 लोग हैं तो किस किस की इनकम आने वाली है, कहाँ कहाँ से आने वाली है, कितने कितने आने वाली है, इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करो सारे सोर्सेस को और उसे फिर लिखो, ठीक है। दूसरा प्रोसेस हो गया हमारे पास ट्रैक एक्सपेंसेस। ट्रैक एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है, आपके खर्चे क्या क्या है उन चीज़ों को देखो। आपके कितने खर्चे हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगने वाला है, कहाँ कहाँ आपको फीस भरनी है, क्या क्या आपके डेट है, क्या क्या क्रेडिटर्स हैं, सबको कहाँ कहाँ पैसे देना है, इन सब चीज़ों को देखो, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है सेट गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स। इसका मतलब क्या है कि कितने पैसे इस बार आपको सेव करने हैं, ठीक है। कितना आपको उधार चुकता करना है इस महीने, कितना मतलब एक गोल रह के चलता है, हाँ इस बार 20,000 उधार चुकता कर देंगे, हम डेट अपना भर देंगे, ठीक है। तो एक गोल बनाओ छोटा सा, मतलब इस महीने के लिए, ठीक है, फॉर दिस मंथ ओनली, क्रिएट अ प्लान। अब एक गोल सेट कर लिया जब आपने, तब एक प्लान बनाओ कि किस किस तरीके से मुझे इन सब चीज़ों पे अमल करना है। जैसे कितना सेविंग करना है, ठीक है, कब करूँगा मैं सेविंग, किस तरीके से मैं डेट मतलब पैसा भरूंगा, ठीक है, किस तरीके से मैं पैसा बचाऊंगा। तो एक प्लान बनाओ इस महीने के लिए, ठीक है। और 5वां हो जाता है हमारे पास मॉनिटर एंड एडजस्ट। मॉनिटर एंड एडजस्ट का मतलब होता है कि अब आप टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करते रहो, 1-2 दिन में या 3 दिन में, 1 हफ्ते में उसे मॉनिटर करते रहो, क्या बजट के बाहर तो नहीं जा रही चीज़ें, सारा एक्सपेंसेस, सारा खर्चा बजट के बाहर तो नहीं जा रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि बजट हिल रहा है मेरा, ठीक है। तो उन लोगों का पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, प्री डिसाइडेड होता है कि उनको क्या क्या चीज़ें महीने के अंदर करनी है, तो वो बजट यहाँ पर ये कहलाता है, ठीक है। तो इट्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट इसके हैं एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, आप एक्सपेंसेस को अपने मैनेज कर सकते हो, आपका फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं जा रहा, कहीं कम पैसा तो नहीं जा रहा, मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इस एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो बजट बनाकर, ठीक है। सेविंग, सेविंग ग्रोथ, देखो जब, अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, जब आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करोगे, कम खर्चा करोगे, फालतू खर्चे पे रोक लगाओगे, ठीक है, एक लिमिटेड खर्चे करोगे सारी चीज़ों पे, तो जाहिर सी बात है उन पैसों को आप बचा सकते हो। और जब वो बचाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी सेविंग बढ़ रही है, तो सेविंग में आप ग्रोथ होगी अगर आप बजटिंग करने लगते हो तो, ठीक है, अगर आप एक अच्छा बजट बना के चलते हो तो, ठीक है। डेट रिडक्शन, अब देखो मैंने जैसा कि बताया यहाँ पर आपको गोल सेट करना था, ठीक है, गोल रीपेमेंट कब करना है हमें, ये सब चीज़ें। तो जैसे जैसे आप बजट बनाओगे, फालतू खर्चे कम करोगे, सेविंग बढ़ाओगे और गोल सेट करके अपने डेट को भरते रहोगे, तो बजट से क्या होगा, एक डेट जो है आपका वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, आपके ऊपर बर्डन जो है वो कम होता रहेगा, ठीक है। या अगर मैं तो चौथा पॉइंट लिखूँ तो प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर आपको गाइड करता है, यहाँ पर आपको एक गाइडेंस देता है, एक डायरेक्शन देता है कि किस तरफ आपको जाना है, किस तरीके से आप एक मतलब अच्छा फाइनेंशियल
मतलब महीना निकाल सकते हो ये, ताकि आपको किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना झेलनी पड़े। ठीक है, पांचवी की बात करें तो ये है हमारे पास फाइनेंशियल क्लियरिटी। फाइनेंशियल क्लियरिटी का मतलब होता है, देखो कई बार आपने अपने पेरेंट्स को, अगर आप एक मिडिल क्लास से हो, ठीक है, तो आपने पेरेंट्स को अपने सुना होगा कि यार हमें पता नहीं चल रहा पैसे आ कहाँ से रहे, पैसा जा कहाँ रहे, सैलरी इधर आती है और कहाँ कहाँ खर्च हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए बजट बनाया जाता है ताकि एक फाइनेंशियल क्लियरिटी रहे, ताकि हम एक बार देख सकें कि हाँ हमारे पैसे कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें देख सकें, इसलिए फाइनेंशियल क्लियरिटी रहे। ठीक है, वॉट आर एवेन्यूज फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस। अब देखो एवेन्यूज का मतलब पहले समझो, एवेन्यूज का मतलब क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या तरीके हैं उन सेविंग्स के लिए, जो बचत है हमारे पास। सरप्लस क्या होता है, देखो एक होता है हमारा प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट से भी ज़्यादा अगर पैसा आ रहा है, प्रॉफिट से भी कहीं ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो उसे हम रखते हैं सरप्लस के मतलब सरप्लस मानते हैं उसे। ठीक है, तो सरप्लस से जो हमारी सेविंग हुई है, उन सेविंग के लिए क्या क्या रास्ते हैं, हम उन्हें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहीं पे आपको नीचे इसमें पीडीएफ में ही आपको पीडीएफ, देखो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, जो आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ पे इसका मिल जाएगा। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एवेन्यूज़, एवेन्यूज़ कौन कौन से रास्ते, फिक्स डिपॉजिट, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उन पैसों का क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे देखो फिक्स डिपॉजिट, आप उन्हें फिक्स्ड कर सकते, एफडी कर सकते हो उनकी। हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स, कई सारे ऐसे सेविंग अकाउंट्स होते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, रिटर्न देते हैं इंटरेस्ट में। ठीक है, तो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में, डिवेंचर खरीद सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, बॉन्ड खरीद सकते हो, कई सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो। तो आपको बेसिकली यहाँ पर पूछा क्या, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे बचे हुए हैं, तो आप कहाँ कहाँ उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बढ़िया ईजिली आप चीज़ों को लिख लोगे। ठीक है, इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस की पहली बात, बहुत लोग डेफिनेशन ही नहीं लिख पाएंगे। मैं यहाँ पर ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो दिक्कतें मुझे हुई थी, ठीक है, वो आप लोगों को भी होंगी। तो इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस आपको पता जरूर होगा, बट उसकी डेफिनेशन जो है वो आप मतलब थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में। ठीक है, तो देखो इंश्योरेंस की डेफिनेशन की बात करो तो इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, डेट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस और डैमेजेस। अब इसके बाद तो आप चीज़ों को लिख ही लोगे। देखो मेन जो ये डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किस चीज़ से, आगे आने वाले लॉसेस से, वो अनफोर्सिन सिचुएशन से, मतलब जो सिचुएशन अचानक से ही घट जाती है, दुर्घटना, ठीक है, डैमेज से, उन चीज़ों से क्या होता है, इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि जो ये बंदा है, ये बंदे ने अपना इंश्योरेंस करवाया है, तो इसे हम कहते हैं इंश्योर्ड, और जो बंदा करता है इंश्योरेंस उसे हम कहते हैं इंश्योरर। ठीक है, ये याद रखना, जब भी आपको इंश्योरेंस के बारे में पूछेगा ऐसी चीज़ें आप बनाकर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब किस किस टाइप के इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको पता होगा ऑटो इंश्योरेंस, अगर आपका मतलब कोई गाड़ी वाड़ी है तो आपको उसका इंश्योरेंस लेना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस, LIC, वो तो बहुत फेमस है। हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि आपको LIC की जरूरत ना पड़े, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत ना पड़े। ठीक है, होम ओनर्स इंश्योरेंस, होम लोन मतलब होम इंश्योरेंस, कई बार ऐसा होता है आग लगने की डर से, मतलब डैमेज होने की डर से, कई चीज़ों की चोरी के डर से, ठीक है, तो लोग होम इंश्योरेंस कराते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे ट्रेन में आपको भी सफर करना, तो वहाँ पे 1 रुपये में पहले मतलब अभी भी होता है 1 रुपये में, वहाँ पर क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपको कुछ डैमेज हुआ, अगर कोई दुर्घटना घटी, तो वहाँ पर आपको रिफंड किया जाता है, रिपेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइप से 5 मैंने बता दिए हैं, 5 सफिशियंट है। ठीक है, फिर आता है NSC। NSC क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है? देखो ये क्या है, ये गवर्नमेंट एक बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है विद गारंटीड रिटर्न्स एंड टैक्स बेनिफिट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और इसमें कई सारे टैक्स बेनिफिट भी दे जाएंगे। इसके फीचर्स की बात करें तो इसका जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है, यानी मैच्योरिटी पीरियड जिसे कहते हैं हम, कि आज इन्वेस्ट किया तो कितने साल बाद इसका रिटर्न मिलेगा या कितने साल बाद हमें फायदा होगा, कब तक मिलेगा, तो उसे हम मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, जो इसका 5 साल तक है। इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है इसमें? 7.7%। ठीक है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपये की आप कर सकते हैं और मैक्सिमम तो जाहिर सी बात है ज़्यादा की कर ही सकते हैं। ठीक है। टैक्स बेनिफिट जो है अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80, मतलब आपको इतने तक का 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यही चीज़ है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लागू किया गया था जिनसे रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा और कई सारे टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। हु कैन इन्वेस्ट, अगर अब मैं बात करूँ कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, देखो ये हमसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट नोट में आ जाएगा और उसका वेटेज ज़्यादा होगा क्वेश्चन का, तो क्या क्या लिखोगे, इतनी चीज़ें तो लिख कर नहीं आओगे ना, तो आप ये भी लिखो हु कैन इन्वेस्ट, एनी इंडियन सिटीजन। ठीक है, एनी इंडियन सिटीजन। ठीक है, अब चाहे वो एडल्ट हो, इवन माइनर कैन ऑल्सो इन्वेस्ट, माइनर कैन ऑल्सो इन्वेस्ट बट अंडर द अडल्ट गाइडेंस, उसके ऊपर किसी का गाइडेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा आके कर लेगा और मतलब उसको रिटर्न मिलने लगेगा। मिनिमम आप 1,000 कर सकते हैं, मैंने बता दिया, और मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अगर इतने पे भी आपका पेट ना भरे तो आप ये लिख सकते हो कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनएससी, किस तरीके से हम एनएससी को स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले फॉर्म भरो। देखो कॉमन चीज लिखोगे, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे। देखो फॉर्म भरो पहले, फिर क्या होता है, एक आईडी कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। ठीक है, और फिर एक एड्रेस प्रूफ लगता है। तो ये सब चीज़ लिख के आ जाओगे, बात खत्म। ठीक है। RPLI क्या होता है? RPLI देखो एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसे रूरल एरियाज में चलाया गया था। पहली बात तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन के लिए, ऐसे लोग जो वहाँ पर मतलब रूरल एरिया में रहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस टू रूरल एरियाज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू रूरल पब्लिक, वहाँ पे जो रूरल पब्लिक है उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, स्पेशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन वर्कर्स, और ज़्यादा मतलब स्पेशली उन सेक्शंस को जो वीक हैं, जो फाइनेंशियली वीक है, जो सोशली वीक है। ठीक है, और वुमेन वर्कर्स, वुमेन को तो जानते हो आप, कितना वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही है सरकार। तो और उस समय पे भी तो और कर रही थी, सोचो 2024 में इतना कर रही है तो 1995 में तो और कर रही होगी। जैसे स्कीम्स है इसके अंडर, ठीक है, ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष और मोर। ठीक है। हैजिंग क्या होता है? देखो हैजिंग क्या होता है कि मतलब कल आज मैं अगर मैं इंश्योरेंस अपना करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस लिए करा सकता हूँ कि अगर कल को मैं मर जाऊँ, ठीक है, कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए या कल मेरे घर में चोरी हो जाए, ऐसा कुछ मतलब जिससे मेरा लॉस हो या डैमेज हो कोई चीज़, तो ये होता है हमारा इंश्योरेंस के अंदर। लेकिन हैजिंग क्या है? हैजिंग में क्या होता है कि मतलब इसमें ऐसा कोई लॉस होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि शेयर मैंने खरीदा, ठीक है, अब इस शेयर का प्राइस क्या हो सकता है, इस शेयर का प्राइस आगे चल के घट सकता है। 100 रुपये का शेयर खरीदा, ठीक है, अब इस शेयर का प्राइस आगे चल के घट सकता है, ठीक है, आगे चल के बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो ये जो मेरा लॉस होगा, नीचे जाने पे जो मेरा लॉस होगा, उस चीज़ को, उस रिस्क को कवर करने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो होता है हैजिंग। समझ में आया? ठीक है, अगर मैंने कोई बॉन्ड खरीदा, ठीक है, अगर मैंने किसी प्रकार का कोई बॉन्ड खरीदा और कल को वो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा उसकी मतलब डिवेंचर खरीदा या शेयर खरीदा जिससे मेरा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन उससे मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, वो बहुत ज़्यादा गिर गया, ठीक है, तो वहाँ पर रिस्क कवर करने के लिए मेरे पास हैजिंग का ये हैजिंग प्रोसेस होता है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेज। एग्जाम्पल, बाइंग इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट डूब जाता है तो जो वहाँ पे लॉस होगा उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को रिस्क कवर करने के लिए हैजिंग प्रोसेस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लिख देना, डेफिनेशन इस चीज़ को एक्सप्लेन करके हैजिंग को। ठीक है, देखो स्टेप्स क्या क्या होते हैं इन्वॉल्व बैंकिंग, मतलब एक बैंक अकाउंट खोलने में। तो अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप लगता है कि आपने 18 साल से पहले ही ड्यूस एडमिशन ले लिया या कॉलेज में ले लिया।
विजिट अ बैंक ब्रांच, ठीक है, सबसे पहले एक ब्रांच के पास जाओ। ये ऑनलाइन वाले की बात नहीं हो रही है, ऑफलाइन वाले की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले एक ब्रांच के पास जाओ, फिर उसमें अकाउंटिंग मतलब फॉर्म भरो, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दो, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। डिपॉजिट एंड इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट यहाँ पे जीरो खाते की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इनिशियल अमाउंट, जिसके अगर आप वो नहीं रखते हो, 2,000 रुपये नहीं रखते हो, तो आपका पेनल्टी एक लगेगी, ठीक है। और उसके बाद आप लिख देना सेटअप बैंकिंग ऑनलाइन, ठीक है। अब आप जाहिर सी बात है और फोन पे पेटीएम तो चलाओगे ही, ठीक है। IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पर क्या होता है? IMPS इंस्टेंट फंड ट्रांसफर विद इन इंडिया। ये 24 घंटे, ये सर्विस जो होती है वो 24 घंटे कस्टमर को ये अलाउ करती है, ये उसे मतलब फैसिलिटी देती है कि वो 24 घंटे कभी भी, छुट्टी के दिन भी, चाहे वो बैंक हॉलीडे क्यों ना हो, छुट्टी के दिन भी ये पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। किसी को भी पेमेंट कर सकता है कहीं भी बैठे बैठे, ये सर्विस देती है IMPS। मतलब इस सर्विस का नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS क्या है? रियल टाइम इंटर बैंक ट्रांसफर फॉर लार्ज अमाउंट्स। अब देखो क्या होता है ना कि अगर आप रियल इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब आपका बैंक अकाउंट है SBI में, आप अगर PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये दोनों अलग अलग बैंक है, तो इसे हम कहते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आप SBI से ही किसी के SBI अकाउंट में डाल रहे हो, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अगर आप, क्या होता था कि जब भी कोई इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, तो अब इस बैंक से पैसे इस बैंक में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा लेट होगा, लेकिन जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है वो रियल टाइम में ही एकदम जस्ट से आप जस्ट पैसे भेजोगे, वैसे ही आपके इंटर बैंक अकाउंट मतलब दूसरे अकाउंट में भी पैसे पहुंच जाएंगे उसी क्षण, उसी समय, ठीक है। तो ये दो हमारे पास हो गए। बैंकिंग ऑम्बड्समैन क्या होता है? देखो ये क्या होता है, ये बंदा सुनो, इससे अपॉइंट, ये एक ऑफिशियल होता है, ये एक ऑफिशियल होता है, ये एक ऑफिसर होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। जिसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा, या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब होता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, तो वही हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि रेगुलेट करती है, जो कि कंट्रोल करती है सारे बैंक्स को। उसी तरीके से किसी और देश में कोई सेंट्रल बैंक ना होकर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, ठीक है। तो ये अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स को, कौन? जिसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑम्बड्समैन, ठीक है। ये क्या करता है? ये कस्टमर से क्या करता है? कंप्लेन लेता है, ठीक है। कंप्लेन का रिजोल्यूशन देता है, ये कस्टमर से कंप्लेन लेता है किसके अगेंस्ट? बैंक्स के अगेंस्ट, ठीक है। कि अगर किसी बैंक ने किसी तरीके के कोई इलीगल प्रैक्टिसेस की है, ठीक है, कोई मतलब उसके साथ कुछ धोखेबाजी की है, उसको सर्विसेज अच्छी नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा उनसे कंप्लेन लेगा, इसी बंदे के पास कॉल आएगी, ठीक है, और फिर उसे रिसोल्यूट करने की कोशिश करेगा, या उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना होगा वो लेगा, ठीक है। रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स, ठीक है। तो इसमें और क्या लिख सकते हो आप? इसमें लिख सकते हो कि ये जो बंदा होता है एक मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक है। मीडिएटर की तरह काम करता है किसके बीच? कंज्यूमर्स और बैंक्स के बीच, ठीक है। ऐसे मतलब सेंट्रल बैंक के बीच, ठीक है। समझ में आया? उसे बता, वो जाहिर सी बात है वहां से जो आएगा वही बताएगा भी, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें आप लिख सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, जाहिर सी बात है उनके कंप्लेन सुनेगा, उनके खिलाफ अगर उनका सोल्यूशन को रिजॉल्व करेगा, तो यही चीज़ है, यही टर्म है, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास मतलब अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस, ये मतलब लोगों को बताता है उनके राइट्स के बारे में कि हाँ भाई आप ये चीज़ कर सकते हो, आपका ये राइट है, ठीक है, आपका ये राइट नहीं है, तो अवेयर करता है लोगों को, जिनको जानकारी नहीं होती उनको अवेयर करता है, ठीक है। किसान विकास पत्र, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, ये जो मतलब एनकरेज करती है लॉन्ग टर्म सेविंग। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग होता है जो लंबे समय के लिए मतलब किया जाता है, ज़्यादातर मतलब उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, ठीक है। जैसे किसान हो गए, ज़्यादातर रूरल एरियाज में कहें तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है ये भी। बुल मार्केट क्या होता है और बियर मार्केट क्या होता है? देखो बुल मार्केट होता है वो जो स्टॉक के प्राइसेस है, जो शेयर के प्राइसेस है वो राइज होते रहते हैं, ठीक है, रेज होते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, ठीक है, वो बढ़ते रहते हैं। और इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से बढ़िया चल रही होती है। इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम देखने को मिलता है, सारी चीज़ एकदम बढ़िया चल रही थी। देखा होगा फिल्म के अंदर जब बुल मार्केट होता है ना,
तो इन्वेस्टर्स बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर के प्राइस हाई जाते हैं, सारी कंपनियां बढ़िया बढ़िया वर्क कर रही होती है। लेकिन वही जब दूसरी अगर बात करें बियर मार्केट में शेयर के प्राइस, स्टॉक के प्राइस गिर जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए बात करूं, जब अभी इलेक्शन चल रहे थे तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी थोड़े वैसी कगार पे आए कि उन सबको लगा 400 पार नहीं होंगे या बीजेपी इंडिपेंडेंटली नहीं जीत पाएगी 273 सीटें, तो उस समय पे क्या हुआ, शेयर के प्राइस अचानक से गिर गए, शेयर मार्केट अचानक से गिर गया, ठीक है। तो अगर जब थोड़े पीरियड तक ये होता रहे तो उसे बियर मार्केट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही होती है काफ़ी सारी चीज़ों से, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा मतलब स्ट्रगल कर रही होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बुरी देखने को मिलती है बियर मार्केट के। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इन स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योरिटी और बाय और सेल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं अकाउंट, उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, जाहिर सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं खुद को लेकर बता रहा हूँ। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच अंतर। डीमैट अकाउंट क्या है? वो आपके शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को होल्ड करके रखता है। वो क्या करता है? होल्ड करके रखता है, ठीक है। और जो बाइंग एंड सेलिंग का काम कौन करता है? बाइंग और सेलिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, जो अकाउंट यूज़ होता है, वो हमारा होता है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। समझे? मतलब सिक्योरिटी को बाय और सेल में किससे करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन जो डीमैट अकाउंट है वो शेयर्स होल्ड करके रखेगा, ठीक है। वो डिबेंचर्स होल्ड करके रखेगा, बॉन्ड होल्ड करके रखेगा, ठीक है। वेरियस सेविंग डिपॉजिट ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। अब काफ़ी सारे ऐसे मतलब सेविंग डिपॉजिट होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मतलब क्या किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं आम पब्लिक। देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, याद रखना ये चीज़ें, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पहला हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पर नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट। तीसरा आ जाता है हमारे पास पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड जानते होंगे आप क्या होता है। आपके अगर पापा ड्यूटी कर रहे होंगे कहीं कंपनीज में, तो वहाँ पर पीपीएफ कटता है, जो कि उस समय पर दिया जाता है जब आपके पापा कंपनी छोड़कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और भी कई सारे छोटे छोटे स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं जो पब्लिक पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है? देखो, सेंसेक्स और निफ्टी को समझना थोड़ा जरूरी है। तो मैं आपको एक क्लियर तरीके से बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कि मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे क्या होते हैं सेंसेक्स और स्टॉक मार्केट, ठीक है। देखो, स्टॉक मार्केट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट नाम सुना होगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट दो कौन से हैं, बढ़िया NSE, ठीक है, और BSE, NSE और BSE। इसे एक इमेजिनेशन के साथ सोचकर चलो, ये हमारी पूरा आपका जो आपके एरिया में जो मार्केट लगती है वो है, ठीक है। ये मार्केट है और ये दोनों क्या है, ये सुपर मार्केट है। दो हमारे पास सुपर मार्केट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, दो सुपर मार्केट। अभी ये समझो, NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है, तो इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो सोचेंगे बॉम्बे की कितनी कंपनियां होंगी, बस वही रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पूरे देश की कंपनी की बात की जा रही है, तो ज़्यादा होंगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसा नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 कंपनी हमारे पास रजिस्टर्ड देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहीं दूसरी बात यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगभग 5000 कंपनीज हमें रजिस्टर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो, होता क्या है कि अगर आप मान लो, अगर आप सब्जी मंडी में जा रहे हो, ठीक है, और अगर आप वहाँ पर मतलब सारे सब्जियों के रेट पता करने लगोगे, एक एक करके सारी दुकानों पर जाओगे, मतलब और सबके रेट पता करने लगोगे, ठीक है, तो एक एवरेज निकालने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। उसको एवरेज निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई दुकान में घुसते ही, मार्केट में घुसते ही एक पर्चा पकड़ा दे, एग्जाम्पल के लिए पर्चा पकड़ा दे, जिसमें सब आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाए, ठीक है, आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाए, हाँ आज इतने की सब्जियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसी पर्चे को इंडेक्स कहते हैं,
इस भाषा में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की भाषा में। ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है इन सब के परफॉर्मेंस से, ठीक है, कंपनीज के परफॉर्मेंस से। इंडेक्स जो यहाँ पे वो होता है वो आपको बताता है मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इंडेक्स हमारे पास दो देखने को मिल जाते हैं, वही इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं। एक का नाम है निफ्टी, एक का नाम है निफ्टी और एक का नाम है सेंसेक्स, ठीक है। एक का नाम है निफ्टी और एक का नाम है सेंसेक्स, ठीक है। अब देखो सेंसेक्स जो होता है ना, वो हमारे पास 50 कंपनीज के 50 कंपनीज के एवरेज, मतलब परफॉर्मेंस को देखकर, उनके एवरेज को देखकर पूरे मार्केट का इंडेक्स बताता है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास 30 कंपनीज के, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरे मार्केट, पूरे अगर देश के शेयर स्टॉक एक्सचेंज का मतलब वैल्यू जो है, इंडेक्स जो है, एवरेज जो है, सिर्फ 50 कंपनियों से कैसे आ सकता है, तो देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं, इन कंपनियों की वैल्यू इतनी बड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर रखा है, ठीक है। तो ये कंपनीज के ही डेटा को देखकर, ये कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखकर निफ्टी एक इंडेक्स बताती है कि क्या चीज़ें मतलब कैसी चल रही हैं, ठीक है। तो निफ्टी और सेंसेक्स आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लिखना होगा स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस रिप्रेजेंटिंग ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस, तो आप इस चीज़ को इलेबोरेट कर देना पूरी अच्छी तरीके से। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, एडिशनल इशुएंस ऑफ शेयर्स बाय ए लिस्टेड कंपनी। अगर कोई कंपनी जो है मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में है, पहले से ही लिस्टेड है, ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन फिर भी दोबारा वो क्या कर रही है, दोबारा वो शेयर्स इशू कर रही है या सिक्योरिटीज इशू कर रही है, ठीक है, किसको, इन्वेस्टर्स को। दोबारा वो सिक्योरिटी इशू कर रही है इन्वेस्टर्स को, किसके लिए, एडिशनल कैपिटल के लिए, एडिशनल कैपिटल के लिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। फिर से सुनो, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड है, पहले से ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, और वो उस समय पर क्या कर रही है, एडिशनल शेयर्स इशू कर रही है, एडिशनल सिक्योरिटीज इशू कर रही है अपने शेयर इन्वेस्टर्स को, अपने इन्वेस्टर्स नहीं होते, मतलब इन्वेस्टर्स को एडिशनल कैपिटल के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। इस चीज़ को कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड्स का भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स मतलब ऐसा फंड है, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, इस म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन। कॉमन कॉमन का मतलब वो होता है जो सब जानते हो, ठीक है। कॉमन का मतलब वो हो जो सब किसी का हो, ठीक है। तो सब किसी का हो, तो यहाँ पर जो पैसा लगता है ये बहुत लोगों का लगता है, यहाँ पर जो पैसा लगता है ये बहुत लोगों का लगता है। वो एक जगह सब डिपॉजिट कराते हैं, आम पब्लिक यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट कराती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर पैसा डिपॉजिट कराया जाता है इसे कहा जाता है AUM। तो अगर आपसे कभी AUM भी कल पूछ ले आज, तो आप उसे अच्छे से लिख देना, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, इसे कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनके फंड्स जहाँ यहाँ पे रखे गए, तो ये क्या है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब इन फंड्स को मैनेज करने के लिए तो कोई चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि अपनी बाहर की दुनिया के काम को छोड़कर इस दुनिया के अंदर आके फंड्स को मैनेज करें। तो उन्हीं में से निकल कर आता है, यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है फंड मैनेजर। क्या मैनेजर, फंड मैनेजर, ठीक है, या जिन्हें हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। क्या, पोर्टफोलियो मैनेजर। अब ये क्या करेंगे, ये फंड्स को मैनेज करेंगे, ठीक है, ये फंड्स को मैनेज करेंगे और ये अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के बेसिस पर इस फंड्स को एक अच्छी जगह पे चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन पूरे फंड्स को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे जो रिटर्न आएगा वो सबको उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। ये तो आपको पता चल गया। ये होता है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब देखो कुछ टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो समझ लो, जल्दी से समझते हैं, ठीक है। टाइप्स म्यूचुअल फंड के दो तरीके के बेसिस पर टाइप को डिफाइन किया गया है, वैसे तो और किया गया है पर आपके लिए दो ही तरीके के समझो। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, ठीक है, एसेट्स के बेसिस पर दो तरीके पे किया गया और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जल्दी समझ लेना। पहला होता है हमारे पास ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड जो है मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है।
और दूसरी बात क्या फिर आ जाता है, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बिल्स के अंदर, मतलब बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, जो बॉन्ड्स होते हैं या जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इक्विटी खरीदी जाती है, इक्विटी शेयर्स खरीदे जाते हैं या स्टॉक मार्केट में उसको मतलब इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स जैसी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें थोड़े से पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए जाते हैं, इक्विटी में, ठीक है, और थोड़े से पैसे डेट म्यूचुअल फंड जैसे बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स में, ठीक है। तो दोनों को मिला के जो बनता है वो हमारे पास हाइब्रिड फंड्स हो जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड का मतलब होता है इसमें आपका कभी भी, ये याद रखना बस, कभी भी आपका मन करे उस समय पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी भी मन करे उस समय पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो कभी भी, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास क्लोज्ड एंडेड, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, इसमें या तो आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, मतलब एक बार आपने स्टार्टिंग में कर दिया, ठीक है, या लास्ट में, आप उसे लास्ट में ही सेल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, लास्ट में सेल कर सकते हो। बीच के अंदर आपको खुजली होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो खुजली मिटा देंगे, मतलब नहीं कर पाओगे इन्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट स्टार्टिंग में और फिर सेल कर सकते हो लास्ट में। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल एंड मतलब इंटरवल म्यूचुअल फंड, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कि हाँ भाई मतलब इस टाइम पीरियड में अगर आप इन्वेस्ट, मतलब इस टाइम पीरियड में अलाउ होता है कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उस समय पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके सिवा दूसरे बार नहीं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हो गई म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है, वो भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस क्या होता है, असेसेस फाइनेंशियल गोल्स, आपके फाइनेंशियल गोल क्या क्या है, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड गोल्स हैं वो क्या क्या है, पहले उन्हें लिखो, पहले उन्हें जानो, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करो, ठीक है। फिर आपको एक बजट बनाना है, और बजट कैसे बनाना है, अगर आप इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हो, सबसे पहले फाइनेंशियल गोल्स को लिखना, फिर थोड़े बहुत आपके जो पर्सनल गोल्स हैं उनको लिख देना। क्रिएट बजट, यहाँ पर बजट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब जब बजट को आप एक्सप्लेन कर लोगे तो फिर उसके अंदर भी उसके प्रोसेस को लिख देना, ये सब चीज़ लिख देना अगर ज़्यादा का है। इन्वेस्ट वाइजली, अब इन्वेस्टमेंट कहाँ आपको करना है, इसके अंदर भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे इक्विटी आ सकता है, आप लिख सकते हो कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। मॉनिटर एंड एडजस्ट एज नीडेड, और लास्ट वाला यही आ गया, मॉनिटर करते रहो अपने फाइनेंशियल जो भी परफॉर्मेंस चल रही है, और जैसे टाइम टू टाइम जब भी नीडेड हो, जब भी जरूरत हो, काफ़ी टाइम इमरजेंसी भी आ जाती है तो उस पर एडजस्टमेंट करते रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, क्या कॉन्सेप्ट है, प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटीज, ठीक है, मतलब स्टॉक्स खरीदने के, शेयर्स खरीदने के, बॉन्ड्स का, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप जाके खरीद सकते हो ये सारी चीज़ें, और उनमें बाइंग एंड सेलिंग और प्रॉफिट कमा सकते हो अच्छा खासा, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट होता है। कभी कभार पूछ लेता है इसका रोल क्या है, मतलब इसका कैपिटल फॉर्मेशन ये कैसे करता है। तो देखो, कैपिटल फॉर्मेशन आपको जाहिर सी बात पता होगा कि कंपनीज इसके अंदर आती हैं और अलग अलग तरीके के मतलब सिक्योरिटीज इशू करती हैं, कभी शेयर्स इशू करती हैं, कभी स्टॉक इशू करती हैं, और जिनसे उनको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, उनको कैपिटल फॉर्मेशन करने का मौका मिलता है, ठीक है, आया समझ। तो ये फैसिलिटेट करती हैं बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ को। यहाँ पर आप आके, यहाँ पर आप जाके बाई कर सकते हो सिक्योरिटी, सेल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स मॉर्टगेज, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स मॉर्टगेज को भी थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कैसे जाने दे इसे भी। देखो, आप मान लो जवान हो, ठीक है, आप मान लो जवान हो, उस समय पे आपने क्या किया, जब एक बंदा होम लोन लेता है, ये बैंक हो गया, जब एक बंदा होम लोन लेता है तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पर ऑनरशिप जो होती है, ऑनरशिप आपका बैंक जो है तब तक मालिक रहेगा आपके घर का जब तक आप उसकी पूरी पेमेंट कर ना दो लोन की, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पेमेंट करते रहोगे, जैसे जैसे आप ईएमआई भरते रहोगे, वैसे वैसे जो ऑनरशिप होगी, मालिकाना हक होगा, वो आपके पास ट्रांसफर होता रहेगा इस घर का, ठीक है। आपने 50% कर दिया, 50% घर के आप मालिक हो गए, ठीक है। ये होता है हमारा होम लोन के अंदर, ठीक है। अब रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है,
इसके अंदर मान लो आप बुढ़े हो गए हो, ठीक है, मान लो अगर आप बूढ़े हो गए हो और आपका कोई ऐसा बंदा नहीं है, अगर कोई ऐसा मतलब है नहीं कोई मदद करने वाला या आपका फाइनेंशियली हेल्प करने वाला, तो उस समय पे क्या करोगे, आपके पास मंथली कोई इनकम नहीं आ रहा, उस समय पे आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास घर है, बैंक के पास आप जाओगे, गिरवी का कॉन्सेप्ट आता है यार यहाँ पे, ठीक है, बैंक जो होगा, बैंक के पास आप इसको अपना जमा करा दोगे, घर को गिरवी रख दोगे, घर के कागजात, उस समय पर बैंक आपको मंथली पेमेंट करता रहेगा, मंथली एनुअली जिस भी पीरियड पे आप डिसाइड करोगे, ठीक है, वहां पर आपको बैंक क्या करता रहेगा, पेमेंट करता रहेगा, और ऑनरशिप जो है वो धीरे धीरे करके बैंक के पास चली जाएगी, ठीक है, ऑनरशिप जो है वो बैंक के पास चली जाएगी। अब मान लो आपके मरने के बाद, आपके मरने तक बैंक ने पेमेंट किया, ठीक है, उसके बाद आपके मरने के बाद क्या होगा, उसके मरने के बाद क्या होगा, ऑनरशिप तो बैंक के पास है, तो उस समय पर रीपेमेंट कोई भी आपका लीगल हेयर, इसका मतलब क्या होता है, आपका कोई भी वंशज जो लीगल हो, जो आपके ही खानदान से हो, जो आपके से कोई रिश्ता अगर वो प्रूफ कर देता है, तो वहाँ पर वो पेमेंट करके उस घर को ले सकता है, ठीक है। अगर बाई चांस वो नहीं लेगा तो क्या होगा, कंपनी बैंक जो है उसे मार्केट में सेल कर सकता है, ठीक है, बैंक जो है उस प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल कर देगा। अगर मान लो प्रॉपर्टी 70 लाख की थी, प्रॉपर्टी कितने की थी, 70 लाख की थी, लेकिन मार्केट पे उसे बेचने पे 1 करोड़ मिल गया, 1 करोड़ मिल गया, ठीक है, बैंक को 1 करोड़ मिल गया, तो ये बैंक का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये 30 लाख रुपए उसे उन लीगल हेयर को देना पड़ेगा, इस बंदे को देना पड़ेगा जो उसका सही वंशज है, जो उसका लीगल वंशज है। तो ये होता है हमारे पास रिवर्स मॉर्टगेज। बहुत कोशिश की मैंने, अपनी तरफ से ट्राई किया है, देखो थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता था मेरे से, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी अगर मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई होंगी या रह रही होंगी, तो डेफिनेटली एक बार चैनल चेक कर लेना, एक बार आप चैनल मेरा चेक कर लेना, और हाँ, चेक करते समय सब्सक्राइब भी कर देना, और देखना कि कहीं नई वीडियो तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है बच्चों से छूट जाती है, ठीक है, भाई या बहन मेरी छोड़ देते हैं और पेपर देने चले जाते हैं, और फिर आके मतलब कमेंट में यहाँ लिख देते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, थैंक